हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहब। और डॉक्टर राकेश कुमार की पृष्ठभूमि बहुत ही शानदार रही है, यहाँ सब लोग जानते हैं। आज उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है और यूके ट्रिपल एससी में जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी हुई, कोई भी घटना एक सबक देने के लिए काफ़ी होती है। हालांकि लोक सेवा आयोग में ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली, लेकिन तमाम जो पृष्ठभूमि में जो चीज़ें छुपी हुई थी, जो उजागर हुई, उनसे सबक लेते हुए आगे एक और फुल प्रूफ एक क्या सिस्टम इजाद किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, मुख्य सचिव और चेयरमैन साहब दोनों ने ली है, तो उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। तो कल आपने एक नए सिस्टम को इजाद करने के लिए, ताकि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और उन योग्य और संवेदनशील युवाओं के साथ किसी तरह की कोई नाइंसाफ़ी ना हो, एक नई तरह की आपने एक यहाँ व्यवस्था शुरू करने का संकेत दिया है। चीफ सेक्रेटरी थे, आप थे, तमाम जिलाधिकारी थे, तो क्या है आखिर? देखिए, जो लोक सेवा आयोग हमारे स्टेट का है, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि किस तरह से हमारे जो युवा हैं यहाँ पर, जो जो कैंडिडेट्स हैं, उनमें हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। क्योंकि प्राय आपने देखा होगा कि पहले भी कुछ शिकायतें आई हैं कि कहीं नकल हो गई है, तो कहीं पेपर लीक हो गया है। और इस चीज़ को देखते हुए जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि लगभग लगभग क्या 16 परीक्षाओं को उन्होंने हमारे पास स्थानांतरित किया। और ये बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें कि 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के कैंडिडेट्स होंगे। और ये एक बार की ही परीक्षाएं होंगी जिसमें कि 2 या 3 घंटे के पेपर्स होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, और मेरा शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि कैसे शासन को हम इसमें इन्वॉल्व करें, शासन प्रशासन को इन्वॉल्व करें। क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा को देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हो गया कि कॉन्फिडेंशियल पार्ट है, जो कि आयोग काम करता है, चाहे वो सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो। तो कॉन्फिडेंशियल वर्क जैसे कि पेपर को तैयार करवाना, छपवाना, एक्सपर्ट्स की राय लेना, फिर इवेलुएशन करना, रिजल्ट निकालना। लेकिन उससे भी मैं समझता हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट, रादर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी परीक्षाएं हों वो एक सुचारू ढंग से हों। क्योंकि ये जो परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाती है, अगर आपको 1.5 लाख कैंडिडेट्स को अकोमोडेट करना है परीक्षा के लिए, तो वो कम से कम 400-500 उसमें परीक्षा के केंद्र हो सकते हैं। और वो हमने कोशिश की है कि प्रदेश के हर ज़िले में, हर ऐसी जगह जहाँ पर कि हमारे सुचारू यातायात की व्यवस्था हो, और जहाँ परीक्षा बहुत अच्छी हो सकती है, उनको हमने चुना है। लेकिन परीक्षाओं को बिल्कुल सुनियोजित ढंग से, एक साफ़ सफाई के साथ, और कोई उसमें नकल नहीं हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो कैंडिडेट्स को, उसको देखते हुए ये ये आपका आइडिया था कि शासन और प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसके मुझे लगता है कि दो तरह के लाभ होंगे, जो कि आप पहले भी शासन में यहाँ बहुत सीनियर पोस्ट पर रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, बहुत जगह काम किया है आपने। आपको ये भी आइडिया था कि जिलाधिकारी जिले में कंट्रोल कर सकता है। तो ये इससे किस तरह का लाभ मिलने वाला है? जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व तो किस तरह का आपने तय किया है? कल मुख्य सचिव महोदय भी आपके साथ थे, तो आप लोगों ने क्या इसमें? इसमें ये था कि मैं पहले देखता था कि आयोग जब से बना है तो किसी भी तरीके से, बहुत मैं समझता हूँ किसी भी योजनाबद्ध तरीके से शासन या प्रशासन की भूमिका परीक्षाओं में नहीं रही है, सीधे ढंग से नहीं रही है। तो क्योंकि मैं पहले भी जब यहाँ था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा, तो उस समय हमने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाया करते थे। तो मैं समझता था, और अभी भी समझता हूँ, कि जब तक शासन और प्रशासन की भूमिका इसमें सुनिश्चित नहीं की जाती है, कोई भी परीक्षा, एक छोटी सी गलती उसको एक तरह से विचलित कर सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि आगे कोई त्रुटि नहीं हो, मैंने मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध किया था लगभग 1 महीने पहले, एक डीओ लेटर के माध्यम से, कि अब क्योंकि ये बड़े एग्ज़ाम्स हमारे पास में और ज़्यादा जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन की हो गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें शासन और प्रशासन की भूमिका इसमें सुनिश्चित की जाए। दूसरा, ये एग्ज़ाम्स क्योंकि हमें एक तरह से हमारी साख जो है, शासन प्रशासन आयोग की साख भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण इसका इसका हिस्सा है। इसलिए इस एग्ज़ाम्स को, जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, पहली बात तो है कि भविष्य में जो भी एग्ज़ाम्स हों उसमें शासन और प्रशासन की पूरी भूमिका रहे उनको सही तरीके से करवाने की। दूसरा, मैंने ये भी इसमें सुझाव दिया था कि इलेक्शन मोड में करें। जैसे जब भी हमारा कोई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि पूरा शासन प्रशासन उसमें जुट जाता है, और इसी कारण, यही कारण है कि इलेक्शन बहुत सही ढंग से होते हैं, बारिंग ए फ्यू एक्सेप्शंस। तो इस चीज़ को देखते हमने अनुरोध किया, तो मुख्य सचिव महोदय, जैसा कि उनकी छवि है उसके हिसाब से, उन्होंने इसको बिल्कुल
तीव्रता से लिया, बहुत गति से लिया। उन्होंने कहा कि हमें एक बैठक रखनी चाहिए। इससे पहले मैं सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात भी कर चुका था, फ़ोन दूरभाष पर मैंने सबसे बात की। उनको मैंने सेंसिटाइज़ किया कि एग्ज़ाम्स क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हमें आगे करना है। अकॉर्डिंगली हमने एक चेकलिस्ट तैयार की 21 पॉइंट्स के ऊपर। वो सबसे पहले हमने आयोग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भेजी। उस पर सूचना हमने प्राप्त की और सूचना प्राप्त करने के बाद उसको संकलित किया। इसमें क्या महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर साहब रहे होंगे, एक दो अगर बताना चाहें? उसमें महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह के हैं कि पहली बात तो ये है कि हमें देखना है कि कोई नोडल अधिकारी की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे पुलिस के हों, चाहे हमारे प्रशासन के हों। उसके बाद में जोनल मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की बात है। जो हमारे केंद्र बनेंगे वो केंद्र की पहले उनके जो केंद्र व्यवस्थापक हैं उनकी छवि अच्छी होनी चाहिए। एलआईयू से हम उनकी रिपोर्ट लेंगे कि किस तरह की उनकी छवि रही है। जो भी केंद्र स्थापित हम कर रहे हैं वहाँ पर कैंडिडेट्स को सुविधा रहनी चाहिए, चाहे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो। इसी तरह से उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी हमने कहा कि यातायात की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ताकि कैंडिडेट्स उस दिन जा सके। एक हमने ये भी किया, जो पहले 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होना था, क्योंकि सर्दियों का समय तो उसको हमने 11 से 1 बजे उसको किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है कि वहाँ पर जो हम कैंडिडेट्स आएंगे उनके लिए हमने डूज एंड डोंट्स बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि वो कैसे आएँ और क्या लेकर आएँ, क्या न लेकर आएँ। पुलिस की व्यवस्था ये रहेगी कि वहाँ पर दोनों कैंडिडेट्स की, मेल फीमेल की, अलग से फ्रिस्किंग होगी, मेटल डिटेक्टर के थ्रू होगी। और धारा 144 सीआरपीसी लगाने की बात हुई है, ताकि 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ सके। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अंदर जो भी हमारे इन्विजिलेटर्स होंगे और जो केंद्र व्यवस्थापक है उनके पास भी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए कि मोबाइल की वहाँ पर हो या कोई नकल की कोई हो जाए। जब भी पेपर भी खुलेगा हमारा, वो भी कैंडिडेट्स के सामने खोला जाएगा उसको, ताकि कैंडिडेट्स को ये नहीं लगे कि पेपर पहले से खोल लिया और इस तरह की बात हो गई। हमने ये भी सोचा है कि कई बार कैंडिडेट्स की जो जो कुछ एक होते हैं, बहुत एक्सेप्शन होते हैं, जो कि कोशिश करते हैं नकल करने की, तो उसको लेकर पूरा का पूरा, चाहे शौचालय के अंदर हो चाहे उसके बाहर हो, मतलब पूरी गहन छानबीन रहेगी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि हम सीसीटीवी कैमरास के भी अरेंजमेंट करें। और उसके लिए एक तरह से एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर हम केंद्र, क्योंकि अब ये लगातार एग्ज़ाम्स होंगे और ये इसी साल नहीं आगे आने वाले वर्षों में भी होंगे, तो हम केंद्र जो हमारे बनेंगे उनको हम सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर बार बार हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी पड़े। इसलिए 21 हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं, चेक लिस्ट है, उसकी तैयार करके हमने पूरी सूचना ली है। और सबसे अच्छी बात है, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपीज, कल की मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मैडम राधा द्रुडी भी थी, जो कि होम को हेड कर रही हैं, डीजी पुलिस भी थे। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम, शासन ही नहीं वो प्रशासन स्तर पर पूरी तरह से तैयार है। पहला एग्ज़ाम हमारा जो होगा 18 दिसंबर को है, जो कि पुलिस। यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो आपने पूरी तैयारियां की हैं कि ये पहली जो एक परीक्षा होगी, जो आपके लिए भी एक परीक्षा जैसी होगी, वो कब होने जा रही है और किस चीज़ के कितने पदों के लिए? नहीं, ये जो हमारी पहली जो परीक्षा है ये होगी पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती है। और इसमें लगभग हमारे 1,30,000 कैंडिडेट्स होंगे। लगभग 450 के आसपास हमारे सेंटर्स हैं और 25 से 30 हमारे टाउन्स या सिटीज़ में इसका आयोजन होगा। और इसमें जो पद हैं वो लगभग 1550 के आसपास हैं। लेकिन इसके बाद जो हमारी परीक्षाएं और भी होंगी और लगातार होंगी, जैसे कि दिसंबर में एक हमारी परीक्षा है, जनवरी में हमारी 2 परीक्षाएं होंगी, उसके बाद फरवरी में एक है। ये सब बड़े एग्ज़ाम्स हैं। जो 7,000 पद कैबिनेट के आदेश के बाद में हमें प्राप्त हुए थे, उनमें से लगभग मैं समझता हूँ कि मार्च तक हम 4,000 पदों के ऊपर भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित कर लेंगे। और हम बिल्कुल वार फुटिंग पे इसमें लगेंगे। कोशिश ये है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हर कोई व्यक्ति, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो, चाहे जिला एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे शासन स्तर पे हो, सतर्कता से हमें इसमें काम करना होगा, क्योंकि आयोग कभी भी इस काम को अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत महत्वपूर्ण है कि शासन को और प्रशासन को इसमें पूरे तरीके से हमें साथ लेना चाहिए। और उसमें सरकार ने भी और शासन ने पूरा अपने, मैं समझता हूँ, ज़ोर शोर से इसके लिए उन्होंने कदम बढ़ाया है, क्योंकि आयोग भी जो भर्ती कर रहा है तो शासन के लिए कर रहा है, इसमें सोचने की बात। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आपने जो एक फुल प्रूफ इंतजाम की जो एक शुरुआत की है, मुझे लगता है कि जो योग्य और संवेदनशील युवा हैं उनको मौका मिलेगा। और अभी हमारे साथ थे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार साहब, और उन्होंने बताया कि इलेक्शन मोड में
रिक्रूटमेंट भी हो सकते हैं, केवल इलेक्शन ही नहीं हो सकते। और इलेक्शन मोड का उनका कहने का ये मतलब जब पूरा सिस्टम सामूहिक तौर पर किसी आयोजन को करवाने में लगता है, निष्पक्ष भाव से और बहुत कायदे से कोई व्यवस्था बनाकर कोई एक काम किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। देखिए, मैंने दिसंबर 21 के अंत में पद ग्रहण किया था और जो मुझे लगा, पहले मैंने इसको असेस करने की कोशिश की कि क्या कमियां हो सकती है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। आयोग में पहले जितने भी चेयरमैन रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है और तभी ये कारण है कि आयोग के ऊपर की छवि के ऊपर अभी तक कोई ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है और इसके लिए मैं जितने मेरे पूर्वाधिकारी उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म्स की गुंजाइश रहती है। दो तीन चीज़ों पे मैंने कोशिश की। तो पहली जो बात ये थी कि कभी भी यहाँ पर कैलेंडर नहीं छपता था एग्ज़ाम्स का। आप यूपीएससी में जाएंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक साल के शुरू में एक कैलेंडर हमारा छप जाता है और उसमें इसका उद्देश्य ये होता है कि हर कैंडिडेट को ये पता होता है कि इस साल पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन से एग्ज़ाम और कब कब करवाएगा। तो उसी हिसाब से बच्चे अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो पहली बार ये हुआ कि हमने पिछली बार 23 एग्ज़ाम्स का कैलेंडर जारी किया। मुझे और कहने में इसमें बड़ी खुशी है कि 22 एग्ज़ाम्स को हमने पूरी तरह उसको सही कंडक्ट करवा दिया। एक एग्ज़ाम को हमें पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन 3-4 एग्ज़ाम्स अभी ऐसे हैं जिनके कि हमें इंटरव्यूज़ लेने बाकी होंगे। लेकिन जो कैलेंडर हमने स्थापित किया था उसको हमने पूरा किया। इस साल का भी हम कैलेंडर उसको जारी कर चुके हैं। तो कैलेंडर की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी था। इससे जो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस आता है कैंडिडेट्स में, बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं देखता था कि जो दूसरा आयोग का काम रहता है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं, डीपीसीज होती हैं, तो वो लॉन्ग पेंडिंग रहती थी, समन्वय नहीं बन पाता था। मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, रिक्वेस्ट की कि मैं सर इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हरिद्वार एक तरह से देहरादून से थोड़ा दूरी पर है और यहाँ से जो हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, स्पेशली जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं, उनको कई बार समय नहीं हो पाता, तो डीपीसी हमारी पोस्टपोन होती थी। मैंने अनुरोध किया है कि हम डीपीसीज को सचिवालय में ही करेंगे और ऑब्वियसली मेंबर्स और चेयरमैन की अध्यक्षता में ही वो डीपीसीज होंगी। तो प्रत्येक बुधवार को हमने तय फिक्स किया, दिन तय किया। अकॉर्डिंगली यहाँ पर सुविधाएं चीफ सेक्रेटरी ने हमें अवेलेबल करवाई, चाहे वो मीटिंग हॉल की व्यवस्था हो, चाहे उनके जलपान की व्यवस्था हो। मुझे कहने बड़ी खुशी है कि इस समय जो हमारी डीपीसीज की जीरो पेंडेंसी है। अभी कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो डीपीसी का पेंडिंग हो। अगर कोई पेंडिंग भी है तो ऐसे मामले हैं जिन पर हमने शासन से कुछ और जानकारी प्राप्त करनी है। तीसरी मैं देखता था इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, चाहे वो हमारे मेन एग्जामिनेशन बिल्डिंग हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे हमारे चैम्बर्स हो, मीटिंग्स हॉल्स हो, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी महोदय से फिर रिक्वेस्ट किया और मुझे खुशी इस बात को कहने में है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने उसको एकदम से पूरा किया। और उसमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो जो भी बिल्डिंग होती है डिलेपिडेट होती है। एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा आता है वो एक्सपर्ट्स का, क्योंकि आप किसी भी कमीशन को ले लीजिए, एक्सपर्ट्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और पुराने हमारे एक्सपर्ट्स थे, वही एक तरह से इनब्रीडिंग हो रही थी। पुराने एक्सपर्ट्स बहुत पुराने हो गए थे, इससे कई बार पेपर सेटिंग में बहुत गलतियाँ हुई। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कई बार ऑब्जर्वेशंस की हैं। उसको देखते हुए हम आपने एक नया पोर्टल शुरू किया है। सॉरी, एक नया पोर्टल हमने शुरू किया है और उसमें हमने एक्सपर्ट्स लगभग इस देश की 80 यूनिवर्सिटीज़ को हमने लिखा है और एक्सपर्ट जो हमारे पास बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल हम उनको लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि उसके बाद हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रहती कि पेपर सेटिंग में कोई कमी रही हो या इवैल्यूएशन में कोई कमी होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ और मैंने शासन को संदर्भित भी किया है, वो ये है कि हमारे जितने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। और दूसरा है रिजर्वेशन पॉलिसी है। रिजर्वेशन को लेकर स्पेशली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में काफ़ी कमियां हैं। इसको लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा हमारी पिटिशंस आती हैं।
इसको ठीक करने के लिए मैंने अनुरोध किया है कि जब तक हम अपनी रिजर्वेशन को सही ठीक नहीं कर लेते हैं, स्पेशली विमेंस रिजर्वेशन की बात है या पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, उस रिजर्वेशन को जब तक हम ठीक नहीं कर लेते तब तक हमें आगे एग्जामिनेशन में निपटना चाहिए। तो ऐसे करते हुए लगभग 31 हमने जिनमें कि रिजर्वेशन की प्रॉब्लम थी या नियमावली में कोई कमी थी, उसको लेकर हमने शासन को संदर्भित किया है। जो हमारे पास रिक्वेजिशंस आई थी उस पर आयोग और शासन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इसमें देरी नहीं हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी रिक्वेजिशंस गवर्नमेंट ने दी हैं उस भी कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करने में देरी हो। इसलिए आयोग ने ये कदम उठाया कि हम शासन के साथ मिलकर उन कमियों को पूरा करेंगे और एग्ज़ाम्स को करवाएंगे। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास एग्जामिनेशंस की कोई कमी नहीं है। अभी भी हर महीने कम से कम 2 रिटन एग्जामिनेशंस होंगे। साथ में जो इंटरव्यूज़ हमारे हैं, स्पेशली जैसे अभी हमें जुडिशरी का रिटन एग्जामिनेशन हमने उसका अनाउंस किया है, मेंस का इंटरव्यू हमने फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ नवंबर में उसका कर रहे हैं। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज़ होंगे। इसी तरह से लेकर जो हमारे एज के इंटरव्यूज़ हैं, एपीओ के इंटरव्यूज़ हैं, ये हम इसको अब दोबारा से उनको हम, क्योंकि इनमें विमेंस रिजर्वेशन की एक कमी रह गई थी, अब दोबारा से हम उसको शुरू करना चाहेंगे। तो जहाँ तक काम की बात है, निश्चित तौर पे चाहे वो रिटन टेस्ट हो चाहे इंटरव्यूज़ हो, वो पूरा का पूरा एक मैं समझता हूँ कि हमारा कैलेंडर है बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि हम निश्चित तौर पर जो भी कुछ कमी रही है पहले, मैं समझता हूँ कि शासन को इस बात की कोई शिकायत नहीं होगी कि जहाँ तक रिक्रूटमेंट की बात है वो धीरे चल रहा है या उसमें कहीं कोई कमी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।